Good afternoon, students. I am Jaydeep Kumar from KBC RPM मोकामा घाट। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो से हम लोग अपने सिलेबस के पार्ट वी मीन्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक को स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस पार्ट बी में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, किस किस टॉपिक्स को हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इस बुक को पढ़ने का मेन मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इस सब को हम लोग एक लाइव क्लास से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इस वीडियो में आज स्टूडेंट्स हम इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मीन्स जो इंडिपेंडेंस के बाद स्वतंत्रता 1947 में स्टूडेंट्स जब इंडिया को ब्रिटिश से फ्रीडम मिला था, हमने अपनी कंट्री को एज ए रिपब्लिक इस्टेब्लिश किया था, उस समय इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन थी और तब से लेकर अब तक करंट सिचुएशन तक इंडियन इकोनॉमी की क्या सिचुएशन रही है, क्या क्या उसमें चेंजेस देखे गए हैं, कहाँ किन किन सेक्टर्स में कितना कितना डेवलपमेंट हुआ है, इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, लिखा है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, और बुक का नाम क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इज टू फैमिलाइज विद बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द आफ्टरमैथ ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इंडियन इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स रहे हैं, क्या 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 चेंजेस देखे गए हैं, वो चेंजेस किन किन पॉलिसीज़ में थे, किन किन सेक्टर्स में थे, इन सब फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बुक से हम लोग जानेंगे इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन, इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज हुआ है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस देखे गए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, इनको जानने से पहले हमको स्टूडेंट से जानना होगा कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या था, बिफोर टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर क्या था। जब तक हम इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं कर लेते, इन फीचर्स को डिस्कस नहीं कर लेते कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, तब तक स्टूडेंट्स हम इंडियन इकोनॉमी के जो करंट फीचर्स हैं उनको स्टडी नहीं कर सकते। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग the features, study of features of Indian economy, we have discussed about features of Indian economy before and the time of independence. Okay, next students, the structure of India's present day economy is just of current making, it has root steeped in history. Indian economy की जो स्ट्रक्चर करंट में है, प्रेजेंट टाइम में है, और जो कुछ समय बिफोर रहा है, उसकी शुरुआत एकदम नहीं हुई। इंडियन इकोनॉमी का जो करंट स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे हाई, अभी पॉवर्टी लेवल बहुत हाई है, एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, ग्रोथ रेट हमारा उतना नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ डेवलप कंट्रीज़ की कंपैरिजन में हमारी उतनी अच्छी नहीं है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी
यूज ऑफ वेरियस इनपुट्स उतने मॉडर्न नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स इन सब के पीछे जो रीज़न हैं, जो कॉजेज़ हैं, वो कॉजेज़ हमारे आज के नहीं हैं, अभी करेंट्स के नहीं हैं, बल्कि इंडिया का जो हिस्ट्री रहा है, स्पेशली 200 सेंचुरीज कॉलोनियल स्टेज, जो 1947 से लगभग 200 वर्ष तक हम जो ब्रिटिशर्स के गवर्न में रहे, ब्रिटिशर्स के रूल में रहे, कहीं ना कहीं आज की करंट सिचुएशन के लिए वो कॉलोनियल एज भी रिस्पॉन्सिबल है। इसीलिए यहाँ देखिए लिखा है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे इकोनॉमी इज जस्ट ऑफ करंट मेकिंग, इट हैज़ रूट स्टीप्ड, इसकी जड़ें जो थीं कब से हैं, इन हिस्ट्री, इसके हिस्ट्री से हैं, पर्टिकुलरली इन द पीरियड व्हेन इंडिया वाज अंडर रूल ऑफ ब्रिटिश ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज। तो इंडियन इकोनॉमी का जो करंट स्ट्रक्चर है उसके लिए कोई एक चीज़ या करंट सिचुएशन रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि जो हमारा 200 साल का ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश कॉलोनियल था, कहीं ना कहीं उसकी जड़ें वहाँ से पनपी हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, ड्यूरिंग दिस पीरियड किस पीरियड की बात कर रहे हैं, जो 200 ईयर्स यानी 2 सेंचुरी का जो ब्रिटिश रूल था उस पीरियड की बात कर रहे हैं हम। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। इस पीरियड में, किस पीरियड में, जब हम पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जो हम 200 साल के ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं, उस 200 साल में स्टूडेंट्स ब्रिटिश ने हमें कैसा बना दिया, हमें केवल सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बना दिया। यानी हमारी इकोनॉमी को, हमारी कंट्री को ब्रिटिश ने इस तरह से डेवलप किया कि हम केवल ब्रिटेन के लिए, इंग्लैंड के लिए, ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लग रही थी, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था ब्रिटेन में स्टूडेंट्स, उस मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल की नीड थी, उस रॉ मटेरियल की नीड को कहाँ से पूरा किया जा रहा था स्टूडेंट्स, इंडिया से पूरा किया जा रहा था। और इसलिए स्टूडेंट्स हमको ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को इस तरह से ट्रीट किया, इस तरह से डेवलप किया कि हम उनके जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थे उनके लिए केवल रॉ मटेरियल के सप्लायर बन के रह गए। हम अपनी इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर पाए। क्यों? नथिंग इज़ इन आवर हैंड, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। जैसा ब्रिटिश चाहते रहे उसी साइड में हमारी कंट्री को वो मोल्ड करते रहे, बदलते रहे, चेंज करते रहे एज़ पर नीड। उन्हें जिस तरह की रिक्वायरमेंट थी हमारी कंट्री में, हमारी इंडियन इकोनॉमी में, वो उसी अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ को डेवलप करते रहे, पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करते रहे। और एज रिज़ल्ट क्या हुआ, हम केवल उनके लिए रॉ मटेरियल के सप्लायर बन के रह गए। ओके, इसीलिए यहाँ देखिए लिखा है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिया वाज टू रिड्यूस द कंट्री टू बी बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग। जो वहाँ तेज़ी से उनका इंडस्ट्री बढ़ रहा था, आधुनिक इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री जो रैपिडली वहाँ बढ़ रहा था ब्रिटेन में, हमने क्या किया, केवल उनके लिए रॉ मटेरियल का सप्लाई करने का काम किया। उन्होंने जितनी भी पॉलिसी बनाई वो कुछ इस तरह से डेवलप की। ओके, ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, an understanding of exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of kind and level of development which is the Indian economy has been able to attain over the last 6.5
हाफ डिकेड्स। मीन्स जो पिछले 200 साल में, पिछले जो स्वतंत्रता से पहले का इंडियन इकोनॉमी में या इंडिया में जो ब्रिटिश रूल का शोषण था, एक्सप्लॉइटेशन जो था स्टूडेंट्स, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, नेचर ऑफ द दिस रिलेशन, जो इंडिया और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच के जो रिलेशन से इंडियन इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन था, एक्सप्लॉइटेटिव मीन्स शोषण था, इज असेंशियल फॉर एनी असेसमेंट, उसे जानने के लिए ऑफ द काइंड ऑफ लेवल डेवलपमेंट, उसके बाद विकास के जो लेवल है, डेवलपमेंट का जो लेवल है, उसे जानने के लिए विच इज़ द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में जो डेवलपमेंट के लेवल थे पिछले 5-6 दशकों में इंडिया में जो डेवलपमेंट हुआ है, उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि पहले हम जो इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन से, जो इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो भी शोषण हुआ है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग सेट किया था। उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से सेट किया था, डेवलप किया था, ताकि ब्रिटेन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंडिया से फुलफ़िल हो सके। ब्रिटेन में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप हो रहे थे उनके लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल है वो उन्हें आराम से मिल सके, और उस रॉ मटेरियल की हेल्प से वो जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे थे स्टूडेंट्स, उन प्रोडक्ट्स को वापस इंडिया में ला के हायर रेट पर बेचा जा सके। और जब इंडियन इकोनॉमी यानी इंडिया फ्री हुआ, इंडिया में पॉलिसी इंडिया की तरह बनाई जाने लगी, तो धीरे धीरे जो इंडियन इकोनॉमी थी वो डेवलपमेंट पथ पर चलने लगी। यानी इंडियन इकोनॉमी के जो पिछड़े हुए सेक्टर थे वो धीरे धीरे विकसित होने लगे, और विकसित होते हुए उनकी अभी करंट सिचुएशन स्टूडेंट्स क्या रही है, इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स ये ज़रूरी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इंडिया का जो एक्सप्लॉइटेशन किया गया, जो इंडिया का शोषण किया गया, हम उसको भी पहले एक बार स्टडी कर लें। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इंडिया की सिचुएशन क्या थी, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। ओके, यानी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल था वो अंडर कॉलोनियल रूल के समय, यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में थी, जब ब्रिटिश इंडिया में थे, उस पीरियड में जो इंडियन इकोनॉमी का डेवलपमेंट लेवल था स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लो था, वो बहुत ही कम था। ठीक है, क्यों? उसके पीछे रीज़न क्या था स्टूडेंट्स? एग्रीकल्चर वॉज मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि आज भी अगर हम देखें तो लगभग 70% जो पॉपुलेशन है हमारी, वो अपनी लाइवलीहुड के लिए, मीन्स अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन को सरवाइव करने के लिए स्टूडेंट एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। और इंडिपेंडेंस के समय या उससे पहले ये परसेंटेज और ज़्यादा हाई था। नियर अबाउट 90% जो पॉपुलेशन थी इंडिया की स्टूडेंट, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। इसीलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर वाज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। इट द कंट्रीज इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड
बाई वेरियस काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। लेकिन इसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी में बहुत टाइप्स के, बहुत प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म हो रही थी। ये हम कब की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश इंडिया में अभी फुल्ली कैप्चर्ड नहीं थे, बहुत अच्छे से गवर्नमेंट सेटअप नहीं हुई थी। हम उस समय की बात कर रहे हैं, यानी जब ब्रिटिश ने अभी ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल नहीं किया, उस समय की बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड किस पर थी? एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। इसके बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी में कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जा रही थी। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ मीन्स रॉ मटेरियल के प्रोडक्शन से कुछ दूसरा आइटम प्रोड्यूस करना मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। जैसे शुगर केन से, गन्ने को यूज़ करके शुगर बना देना मैन्युफैक्चरिंग है। पोटैटो के यूज़ से चिप्स बना देना मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, तो जब भी रॉ मटेरियल के यूज से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है स्टूडेंट, तो हम उसे क्या कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट फुल्ली कंट्रोल्ड नहीं थी हमारे यहाँ, उस समय एग्रीकल्चर के साथ साथ कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म हो रही थी। एंड इंडिया वाज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर हिज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रेसियस स्टोन वर्क्स। और उस समय इंडिया पर्टिकुलरली अपने जो कॉटन और सिल्क इंडस्ट्रीज़ थे उनके लिए वर्ल्ड में बहुत फेमस था। मेटल और प्रेसियस स्टोन, यानी जो मेटल है या प्रेसियस स्टोन यानी पत्थरों से बने रत्न आभूषण, इनके प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लिए वर्ल्ड फेमस था। वर्ल्ड में इंडिया की अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी पहचान थी इंडिया की। वर्ल्ड में सारे लोग इंडिया को बहुत अच्छे से जानते थे। और मोस्ट ऑफ द कंट्री इम्पोर्ट्स टेक्सटाइल्स, स्पेशली कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया से ही एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन इसके बाद क्या स्टोरी हुई? व्हाट द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। लेकिन जब कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टूडेंट इंडिया को कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गई, इंडिया में अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसने जो पॉलिसी बनाई इंडिया में, जो पॉलिसी परस्यूड की इंडिया में बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वर कंसर्न्ड more with protection and promotion of the economic interest their home country. क्लियर? यानी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को फुल्ली कंट्रोल कर लिया, तो उन्होंने इंडिया में जो पॉलिसी अडॉप्ट की स्टूडेंट्स, वो पॉलिसी कुछ ऐसी थी जो उनके होम कंट्री यानी ब्रिटेन को प्रोटेक्ट कर रही थी, साथ ही साथ अपनी ही इकोनॉमी को प्रमोट कर रही थी। उन पॉलिसीज़ को इंडिया को प्रमोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया था। इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं किया गया था। देन विद डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एज़ कम्पेयर टू, यानी इंडिया को डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के कंपैरेटिवली उन्होंने सारी ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की जो उनके अपने कंट्री यानी ब्रिटेन को प्रमोट या प्रोटेक्ट कर रही थी। इंडियन इकोनॉमी में उन प्रोटेक्ट करने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उनकी पॉलिसीज़ में कुछ भी प्रोविज़न नहीं किए गए। सच पॉलिसीज़ चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और इनमें से कुछ पॉलिसीज़ स्टूडेंट्स ऐसी थीं जिसने इंडियन इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है सच पॉलिसीज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी
ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। यानी उन्होंने मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में ऐसी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया, ऐसी पॉलिसीज़ को लागू किया जिसने इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चर बदल दिया। जो इकोनॉमी अभी तक टेक्सटाइल यानी कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता था, जो कंट्री यानी इंडियन इकोनॉमी अपने मेटल और प्रीसियस स्टोन से बने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता था, अब वही इंडियन इकोनॉमी क्या हुआ, वो जस्ट मेक अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटेन इकोनॉमी। यानी ब्रिटिश इकोनॉमी ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में इस तरह से पॉलिसीज़ लागू की, इम्प्लीमेंट की, जिससे जो कंट्री अभी तक वर्ल्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेल लोन था, वो अब जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो इस्टेब्लिश हो रही थी, उनके लिए एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बन के रह गया एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। और ब्रिटेन से जो कंज्यूमर गुड्स बनती थी, रॉ मटेरियल के यूज से ब्रिटेन जो भी फिनिश्ड या कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करता था, उनका कस्टमर बन के रह गया। यानी हम एक समय में एक्सपोर्टर हुआ करते थे और हम क्या रह गए, इम्पोर्टर बन के रह गए। यानी जहां हम वर्ल्ड में अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस थे, अब हम क्या हुए, ब्रिटिश की इकोनॉमी पर, ब्रिटेन पर डिपेंड हो गए। इस तरह से उन्होंने इंडिया में पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया। ओके, नेक्स्ट, colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. नेशनल इनकम मैं आपको मैक्रो में पढ़ा चुका हूँ, और पर कैपिटा इनकम जब मैंने लाइव क्लास ली थी, मैंने आपको बताया था किसी कंट्री की नेशनल इनकम को उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करने पर आपको जो भी वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू क्या कहलाती है स्टूडेंट, पर कैपिटा इनकम कहलाती है। मींस पर कैपिटा इनकम को पीसीआई लिखें, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यही बताया था मैंने लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम को आप उस कंट्री की पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिल जाता है। ओके, तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी स्टूडेंट्स, उसने कभी भी कोई सिंसियर अटेम्प्ट नहीं किया टू एस्टिमेट इंडियाज़ नेशनल इनकम, यानी इंडिया की नेशनल इनकम के लिए कैलकुलेट करने के लिए इंडिया की पर्सन्स की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करने के लिए कोई भी सिंसियर अटेम्प्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं किया। लेकिन सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू मेजर सच इनकम्स, बट दीज मेजरमेंट वाज कन्फ्लिक्टिंग। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी स्टूडेंट्स, उसने इंडियन इकोनॉमी में ना तो उस इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कोई काम किया, ना ही इंडिया की पर कैपिटा इनकम को मेजरमेंट करने का कोई काम किया। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिन्होंने इंडिया की नेशनल इनकम को मेज़र किया, इंडिया की पर कैपिटा इनकम को मेज़र किया, लेकिन ये भी क्या थे, कन्फ्लिक्टेड थे, विवादित थे, उनमें भी बहुत सारे विवाद रहे। अमॉन्ग द नोटेबल एस्टिमेटर्स बाज दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्वी, डॉक्टर BKRB राव, फिंडले सिराज, ये बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने कॉलोनियल एज में, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले
इंडिया की नेशनल इनकम को, पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत सारे मेज़रमेंट इनमें से कैसे थे स्टूडेंट, कन्फ्लिक्टेड थे, उनमें कोई ना कोई विवाद था। क्लियर। बट डॉक्टर BKRB राव, डॉक्टर BKRB राव, जो मैंने यहाँ बताया नाम, डॉक्टर BKRB राव वाज कंसीडर वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन इन विवादों के बाद भी डॉक्टर BKRB राव का जो एस्टिमेशन था वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा था। ठीक है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में कभी इंडिया की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम को मेज़र करने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया। कुछ इंडिविजुअल्स थे जिसमें दादा भाई नौरोजी का नाम आता है, विलियम डिग्बी का नाम आता है स्टूडेंट्स, फिंडले सिराज का नाम आता है, डॉक्टर BKRB राव का नाम आता है, लेकिन इनके जितने भी एस्टिमेट्स थे वो कन्फ्लिक्टेड थे, विवादित थे। लेकिन अगर हम इन सभी एस्टिमेट्स की बात करें तो इनमें सबसे जो सिग्निफिकेंट था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट था, एस्टिमेट्स था स्टूडेंट, वो किसका था, डॉक्टर BKRB राव का था। सबसे पहले इंडिया की नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम मेजरमेंट करने का काम किसने किया था स्टूडेंट, दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया की पर कैपिटा इनकम को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने मेजरमेंट किया, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम था इंडिया की, वो किसका था, डॉक्टर BKRB राव का था। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है हु मेजर्ड और एस्टिमेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम, देन डॉक्टर दादा भाई नौरोजी। एंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए द पर्सन हु एस्टिमेट्स इंडियाज पर कैपिटा इनकम एंड कंसीडर वेरी सिग्निफिकेंट, तब आप किसका नाम देंगे स्टूडेंट्स वहाँ पर, डॉक्टर BKRB राव का नाम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स कुछ इंडिविजुअल स्टडीज़ रही थी, हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई स्टडी नहीं किया, फिर भी कुछ इंडिविजुअल स्टडी रही थी। और अगर हम इन इंडिविजुअल स्टडीज़ की माने तो हाउएवर most studies did find that the country's growth rate of aggregate real output during the first half the 21st century, during first half 21st century, यानी हम बात कर रहे हैं 1950 तक की, हाफ सेंचुरी 20th सेंचुरी है ये, और इसके हाफ की यानी 1950 तक की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स 1950 तक कुछ स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि 1950 से पहले तक इंडिया का जो टोटल आउटपुट ग्रोथ रेट रहा था वो कितना रहा था, लेस देन 2% रहा था, लेस देन 2%। यानी अगर हम इंडिया के नेशनल आउटपुट की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें, तो 1950 तक इंडिया की नेशनल इनकम का ग्रोथ जो रहा था वो 2% से भी कम रहा था। एंड द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया वाज लेस देन 0.5%। और इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम मैंने अभी आपको बताया, इसका ग्रोथ रेट 0.5 यानी 1% भी नहीं था, आधा % से भी कम था। तो ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को आप इसी से समझ सकते हैं कि ब्रिटिश ने इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से डेवलप किया कि इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट लेस देन 2% था और इंडिया का पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट आधे % से भी कम था। तो स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं कि जब इंडियन इकोनॉमी या इंडिया जब इंडिपेंडेंस अचीव किया तो उस समय इंडिया की सिचुएशन क्या रही होगी, और इस ब्रिटिश गवर्नमेंट से कितना हमारा एक्सप्लॉयटेशन किया, कितना हमें शोषित किया होगा, हम इस स्टडी से जान सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा पार्ट बी है
इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इसमें हम क्या सीखेंगे, हम फैमिलराइज होंगे, हम इंडिया के उन सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे, इंडियन इकोनॉमी के उन सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे जो स्वतंत्रता के बाद इंडिया में एक एक करके डेवलप हो रहे हैं, और उनको जानने से पहले स्टूडेंट्स हम इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले की क्या सिचुएशन थी उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि दैट लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल, यानी जब तक इंडिया में कॉलोनियल रूल था उस समय हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट लेवल बहुत ही कम था। अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट था वो एनुअली 2% से भी कम था, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम डेवलपमेंट रेट था वो 0.5% से भी कम था। तो ये सिचुएशन थी जो हमें लेगेसी में मिली थी, हमें विरासत में मिली थी, और हमने उस सिचुएशन को कंट्रोल करते करते आज प्रेजेंट सिचुएशन में पहुँचे हैं। तो उस सिचुएशन से प्रेजेंट सिचुएशन में तक पहुँचने में हमने कौन कौन सी पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस किया, कैसे उन प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया, ये सारे के सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स हम इस पेपर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।